नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए जरा, दिसंबर 1971 में 93,000 सैनिकों ने एक साथ हथियार डाल दिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े और सबसे निर्णायक सैन्य आत्मसमर्पणों में से एक था। मतलब ये सिर्फ एक जंग का अंत नहीं था। इस एक घटना ने तो एक देश को ही दो टुकड़ों में बांट दिया और एक बिल्कुल नए देश को जन्म दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? सिर्फ 13 दिनों के युद्ध में एक पूरा का पूरा नया देश कैसे बन गया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो देखिए, इस कहानी की जड़ें वो 1947 में ही छुपी थी, जब पाकिस्तान बना था। उसी में एक बहुत बड़ी खामी थी। पाकिस्तान के दो हिस्से थे और कमाल की बात यह है कि दोनों के बीच 2000 किलोमीटर का फासला था और बीच में था भारत। और सिर्फ दूरी का फासला नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान में आबादी ज्यादा थी, लेकिन सारी पॉलिटिकल पावर, 70% बजट, सब कुछ पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में था। भाषा भी अलग, एक तरफ उर्दू पंजाबी तो दूसरी तरफ बंगाली। अब बताइए, ऐसा देश भला एक कैसे रह सकता था? और फिर रही सही कसर तब पूरी हो गई जब उर्दू को अकेली राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया। बस इसी एक फैसले ने बंगाली राष्ट्रवाद की आग में घी का काम किया। ये सिर्फ भाषा की बात नहीं थी, ये अपनी पहचान की लड़ाई बन गई थी। अब करीब 2 दशकों तक ये तनाव अंदर ही अंदर सुलगता रहा और फिर आया साल 1970, जब एक चुनाव ने इस देश को टूटने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अब इन नतीजों को देखिए। इन्होंने सब कुछ साफ कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग को नेशनल असेंबली में फुल मेजॉरिटी मिल गई। इसका सीधा सीधा मतलब यह था कि पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री पूर्वी पाकिस्तान से होना था, और यह बात पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोगों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। तो हुआ क्या? पश्चिमी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने सत्ता देने से साफ इनकार कर दिया। चुनाव के नतीजों को ही रद्द कर दिया गया। अब सोचिए, यह पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए कितना बड़ा धोखा था। बस इसके बाद पूरे पूर्वी पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अब पश्चिमी पाकिस्तान ने बातचीत का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने चुना फौज का रास्ता, जुल्म का रास्ता। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सर्चलाइट। ये पाकिस्तानी फौज का एक सोचा समझा मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसका एक ही मकसद था, बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को बेरहमी से कुचल देना। और इसमें आम लोगों को, बुद्धिजीवियों को और अवामी लीग के समर्थकों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। लेकिन अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले अवामी लीग के नेता शेख मुजिबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, आज से बांग्लादेश आज़ाद है और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक पाकिस्तान का आखिरी सैनिक इस मिट्टी से बाहर नहीं निकल जाता। और बस यहीं से शुरू हुई बांग्लादेश की आज़ादी की जंग। इसका नतीजा एक भयानक मानवीय संकट था। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, और वो कहाँ जाते? पड़ोसी देश भारत में। कुछ ही महीनों के अंदर 1 करोड़, जी हां 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ चुके थे। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। अब भारत पर बहुत दबाव था कि वो फॉरेन मिलिट्री एक्शन ले, लेकिन तब के सेना प्रमुख जनरल मानेकशॉ ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसला लिया। उन्होंने कहा, नहीं, अभी नहीं। उन्होंने साफ साफ 2 शर्तें रखीं। पहली, सेना को तैयारी के लिए वक्त चाहिए, और दूसरी, मौसम सही होना चाहिए। मई में हमला करने का मतलब था मॉनसून में लड़ना, जिसमें फौज फंस जाती। ये इंतजार का फैसला बाद में बहुत ही क्रूशियल साबित हुआ। तो जब सेना तैयारी कर रही थी, तब भारत ने 2 और मोर्चों पर काम किया। एक तरफ तो उसने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ रहे गुरिल्ला लड़ाकों, जिन्हें मुक्ति वाहिनी कहते थे, उनको हथियार और ट्रेनिंग देना शुरू किया, और दूसरी तरफ उसने सोवियत संघ के साथ एक संधि की, जिससे उसे एक बहुत ताकतवर दोस्त मिल गया। तो महीनों की तैयारी के बाद आखिर वो दिन आ ही गया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। मतलब उसने भारत पर पहले हमला कर दिया। उन्हें लगा कि वो भारत को चौंका देंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। भारत पूरी तरह से तैयार था, और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। एक ऐसा युद्ध जो बिजली की तेजी से लड़ा गया। भारत ने जमीन, हवा और समंदर, हर तरफ से जवाबी हमला किया। बस कुछ ही दिनों में पाकिस्तानी सेना के होश उड़ गए। मामला सिर्फ भारत और पाकिस्तान का नहीं रहा। ये लड़ाई लगभग एक ग्लोबल क्राइसिस बन गई थी। पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने जंगी जहाज बंगाल की खाड़ी में भेज दिए, लेकिन तब भारत का साथ दिया उसके दोस्त सोवियत संघ ने।
उसने अपना न्यूक्लियर बेड़ा भेजकर अमेरिका और ब्रिटेन को रोक दिया। और इसी बीच युद्ध का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। भारतीय पैराट्रूपर्स ने एक कमाल का ऑपरेशन किया। वो दुश्मन की लाइंस के पीछे तंगाइल में उतरे। इस एक कदम ने ढाका की तरफ भाग रही पाकिस्तानी फौज का रास्ता ही काट दिया। अब पाकिस्तानी फौज के लिए भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उनकी कमांड में पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। और फिर पूर्व में पाकिस्तान का अंत बहुत तेजी से हुआ। कहते हैं कि एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी ढाका के गवर्नर हाउस में। तभी भारतीय वायुसेना ने उस पर एक सटीक हवाई हमला किया। बस इस एक हमले ने पाकिस्तानी लीडरशिप की लड़ने की हिम्मत पूरी तरह तोड़ दी। कहा तो यह भी जाता है कि पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर ने कांपते हाथों से वहीं पर अपना इस्तीफा लिख दिया था। और फिर आया 16 दिसंबर का दिन। ढाका के रमना रेस कोर्स में पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने बिना किसी शर्त के सरेंडर के कागजात पर दस्तखत कर दिए और भारतीय कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा ने उसे स्वीकार किया। इसी के साथ युद्ध खत्म हुआ और पूर्वी पाकिस्तान का वजूद भी। और उन 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण के साथ ही एक नए आज़ाद देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल चुका था। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक अकेला चुनाव, एक लोकतांत्रिक फैसले को ना मानना दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है इस बात की कि लोगों की आवाज को दबाने का नतीजा क्या हो सकता है।